Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के स्पेशल डे को। आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे। आप में से किसको चॉकलेट पसंद है आप ये बता सकते हैं। सो हैप्पी वर्ल्ड चॉकलेट डे। और आज वन महोत्सव का आखिरी दिन भी है। 1 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था और 7 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि ये 1 वीक तक चला था। इसके अंदर आपको प्लांटेशन करना था। अगर आपके पास मौका है, एक दिन और है आपके पास में, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इससे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और प्लांट भी लगा सकते हैं। और एक स्पेशल डे है जिसे मैं पर्सनली मानती हूँ कि आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएगा, एग्ज़ाम में भले ही आए ना आए। ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। इसके अंदर आपने अगर कोई गलती की है तो आप उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, और अगर किसी और ने गलती की है और वो आपसे माफ़ी मांगे तो आप उसको माफ़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसको लेकर हम बैठे रहेंगे तो हमारे माइंड के अंदर भी मेंटल डिसऑर्डर ला सकता है, क्योंकि उसकी वजह से हमें बेफालतू का स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। सो जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपके वही काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल के डे के साथ में। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पंचमोली लेक रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, यहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा गुजरात। रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ से 194 क्रोकोडाइल्स हैं, उनको रीलोकेट किया गया है पंचमोली लेक से, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर्स की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो कि केवड़िया के अंदर इनकी स्टैचू है वो लगाई गई है। क्रोकोडाइल्स को इनको रीलोकेट क्यों किया गया है? क्योंकि जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो बोट राइडिंग करते हैं, ताकि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, इसलिए इनको रीलोकेट किया गया है। ऐसा पहले भी किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ये लेक है, ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, और इसकी वजह से क्रोकोडाइल्स हैं वो टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए थ्रेट बन सकते हैं। सो इस वजह से इनको रीलोकेट करना पड़ा है। इस लेक को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो कि है डाइक 3 सरदार सरोवर डैम। ये डेवलप किया गया है एक टूरिस्ट विजिटिंग साइट की तरह पे, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, और ये लोकेशन है वो 5 किलोमीटर दूर है स्टैचू ऑफ यूनिटी से, जिसकी वजह से जो विंध्याचल माउंटेन है, माउंटेन रेंज और सरदार सरोवर डैम, वहाँ उसको बहुत ही ईजी और बहुत ही क्लियर व्यू देखने को मिलता है। सो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसके बारे में हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन उस टाइम पे पूछा गया था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने या कौन सी यूनियन टेरिटरी ने इसे अनाउंस किया है, लेकिन इस बार इसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, इस स्कीम के अंदर 50,000 रुपीज़ एक्स क्राइटेरिया के रूप में दिए जाएंगे उस व्यक्ति, उस फैमिली को जिसने अपने किसी भी मेंबर को खो दिया है कोविड-19 की वजह से। इसके अंदर दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि एडिशनल 2,500 पर मंथ मिलेंगे इतने रुपये से उनको, मतलब कि एक पेंशन की तरह ही हो जाएंगी कि हर मंथ 2,500 रुपीज़ दिए जाएंगे, जिसने अपनी फैमिली के सोल ब्रेड विनर, मतलब कि घर में जो अकेला कमाने वाला होता है उस व्यक्ति को खो दिया है, तो उसको हर मंथ इतने रुपये दिए जाएंगे। या फिर अगली स्टेटमेंट है, कोई भी फैमिली जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसको इस गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। क्योंकि देख लेते हैं, चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि मॉनेटरी सपोर्ट दिया जा सके कोविड-19 से अफेक्टेड लोगों को। चीफ मिनिस्टर ने ये भी अनाउंस किया है कि इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भेजा जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके उनकी फैमिलीज़ को कोविड-19 की वजह से जो अफेक्ट हुए हैं। और उसके अंदर इस स्कीम के अंदर 50,000 एक्स क्राइटेरिया के रूप में दिए जाएंगे फैमिली मेम्बर जिस फैमिली ने अपने किसी मेम्बर को खो दिया है। एडिशनल 2,500 रुपीज़ भी दिए जाएंगे जिस फैमिली ने सोल ब्रेड विनर को खोया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी बिना किसी स्क्रूटनी के। जो एप्लीकेशन आपके द्वारा दी जाएगी उसकी स्क्रूटनी भी नहीं होगी, और उसके अंदर कोई भी फॉल्ट है वो भी नहीं ढूंढा जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको ये स्कीम का फ़ायदा देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारा फ्रॉड बढ़ सकता है। क्योंकि फिर तो कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है ना, कि अगर उसकी स्क्रूटनी भी नहीं होगी और उसके अंदर कोई भी फॉल्ट है उसको भी नहीं ढूंढा जाएगा, तो उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है।
सो मेरे हिसाब से ज़्यादा करना चाहिए कि इसकी मिनिमम स्क्रूटनी तो करनी ही चाहिए। आपका इसके बारे में क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। फिर इसके अंदर देख लेते हैं, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट है वो कंसिडर करेगी एक जो व्यक्ति है इस फैमिली का एक जो मेंबर है वो क्या करे, वो इनरोल करे एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में। गवर्नमेंट है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देगी, जो कि डिपेंडेंट चिल्ड्रन थे इस फैमिली के अंदर, उसके ऊपर ये ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें कंसिडर करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो गवर्नर के रिगार्डिंग सही है, नहीं है, इनकरेक्ट है। मतलब कि कोई भी पर्सन जिसे अपॉइंट किया गया है गवर्नर के रूप में वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। गवर्नर की टर्म है वो 5 ईयर होती है ऑफिस होल्ड करने की, लेकिन इसे पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर वो एडवाइस करें उसके टर्मिनेशन के लिए, तो उसे पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है। हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सो इसलिए हमारा आंसर आएगा डी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे ये डी आएगा ना कि सी। रिसेंटली क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपॉइंट किया है 8 स्टेट्स के नए गवर्नर को, जिनमें कौन कौन से इंक्लूड हैं, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। इनमें से कुछ गवर्नर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे स्टेट्स के अंदर और कुछ को न्यू अपॉइंट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्योंकि गवर्नर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप आर्टिकल भी बता सकते हैं कि गवर्नर हमारा वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। ये हमारे शेड्यूल 6 के अंदर आता है, ये पार्ट 6 के अंदर आता है, तो आप ये बताइए कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन कौन है जो कि फ्लाई करने वाली हैं स्पेस के अंदर। आप अगर ये पिक्चर देख के पहचान जाएँ तो वो अलग बात है, वरना ऑप्शन दिए हुए मैंने, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, शिरीषा बांडला, एलिन कॉलिंस या फिर ममता पटेल। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, ये शिरीषा बांडला है। सुनीता विलियम्स है वो सेकंड है और कल्पना चावला है वो पहली है इंडियन ओरिजिन की जिन्होंने स्पेस विजिट किया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इंडो ओरिजिन वुमेन है ये शिरीषा बांडला, जो कि ट्रैवल करने वाली हैं स्पेस के अंदर VSS यूनिटी के अंदर, जो कि वर्जिन जेनेटिक का एक प्रोग्राम है, एक स्पेस फ्लाइट है। और इसका शेड्यूल क्या रखा है कि ये 11 जुलाई है उसको मैक्सिको से उड़ान भरेगी। इसका सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये थर्ड वुमेन है, इससे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स गई हैं। बांडला की एक वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट के अफेयर्स की विजन जेनेटिक के लिए काम करती हैं वॉशिंगटन DC के अंदर। ये ट्रैवल करने वाली हैं अपने बॉस और ग्रुप फाउंडर के साथ में, जो कि है एक बिलीनियर है रिचर्ड ब्रैंसन, और उनके साथ में 4 अदर कंपनी के मेंबर्स भी हैं और 4 और व्यक्ति भी हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं स्पेस फ्लाइट के अंदर। बांडला है वो शिरीषा बांडला है वो टेक केयर करेंगी यूनिटी 22 मिशन की रिसर्च एक्सपीरियंस को, और ये 34 ईयर्स की हैं, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिगार्डिंग, ब्लैक होल के बारे में बताना है। ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस है स्पेस के अंदर जो कि ग्रेविटी को पुल करता है और उसके अंदर से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है, जो हमारी लाइट होती है वो भी वापस नहीं आ सकती, इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट और सुपर मैसिव, ये दोनों टाइप हैं ब्लैक होल के, तो इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा, सिमिलरली इसका आंसर भी डी होगा, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि नासा ने कुछ पिक्चर्स हैं रिसेंटली नासा ने साईफाई थ्रिलर नाम की एक ब्लैक होल की
तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि एस्ट्रोफिजिक्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा बताया है, चेक करके बताया कि डीप स्पेस के अंदर गैस का एक महाविशाल ब्लैक होल देखने को मिला है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के असर से बचकर निकलने में कामयाब हुआ है। ऐसा करते टाइम गैसेज हैं उनको वो एक सुनामी का रूप ले लेती हैं। और यहाँ पे 4 टाइप्स हैं हमारे जो यहाँ पे 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें पता है ब्लैक होल के। वो क्या है? स्टीलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव और मिनिएचर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट हमें ये बताना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग 92% ट्रैफिक्ड पर्सनस हैं इंडिया के अंदर, उनको फोर्स किया जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करें। वो रिसेंटली जो एनसीआरबी का डेटा निकला है उसके अंदर लिस्ट किया गया कि 6616 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस निकल कर आ रहे हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। इनके बारे में ये बताया गया है, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं वो तो और भी ज़्यादा होंगे। हमारे देश में यही प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सामने निकल कर ही नहीं आती हैं। फिर हमारी अगले स्टेटमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने एक ड्राफ्ट निकाला है जिसके अंदर ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो कि जिसका नाम दिया गया है ट्रैफिकिंग इन पर्सन, इसके अंदर प्रिवेंशन किया जाएगा, केयर किया जाएगा और रिहेबिलिट करने की कोशिश की जाएगी। ये बिल है 2021 का, ताकि जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है उसको रोका जा सके। फिर हमारी अगली स्टेटमेंट है, इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है यूनाइटेड नेशन के जो प्रोटोकॉल है प्रिवेंट करने के लिए, सरपास करने के लिए और पनिश करने के लिए जो ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, और स्पेशली जिनके ऊपर फोकस दिया गया है वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर। ये यूएन का प्रोटोकॉल है, 2011 के अंदर हमने इसको साइन किया था। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ABCD डालना ही भूल गई। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लगाया है, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, इतने समझदार तो आप हैं। क्योंकि यहाँ पे 92 नहीं, यहाँ पे 95% आएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। न्यू दिल्ली है, उसने अपने एफर्ट्स हैं जिनके अंदर वो टाइट करना चाहती है ट्रैफिकर्स के ऊपर, अपनी जो पकड़ है उसको मजबूत करना चाहती है, और जो लोग जो सर्वाइवर्स हैं इसके ट्रैफिकिंग से शिकार होकर जो बचे हैं उनको रिहेबिलिट करने की कोशिश की जाएगी इसके अंदर। और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर रिहेबिलिटेशन बिल 2021 का। इसके अंदर इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फीडबैक मांगा गया है लोगों से। जुलाई 14 तक ये अवेलेबल है। आप भी इसके अंदर अपने जो थॉट्स हैं उनको बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐड करने की ज़रूरत है। हमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं। तो आप इसके अंदर ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ आपको भी देने चाहिए इसके अंदर। और ये बिल है बाद में फाइनलाइज होएगा, अगर इसको कैबिनेट अप्रूव कर देते हैं तो इसके बाद में इसे दोनों ही हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, उनसे पास करके लॉ बनाया जाएगा। और इसके अंदर 95% ट्रैफिक पर्सन है उनको फोर्स किया जाता है कि वो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर जाएँ। फिर अगला क्वेश्चन है, हमें इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग? फ्लाई ऐश, इसके बारे में बताना है हमें। फ्लाई ऐश है वो एक महीन पाउडर है, एक फाइन पाउडर है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है जब बर्निंग की जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है तो उसका ये बाय प्रोडक्ट्स के रूप में निकल कर आता है। फ्लाई ऐश है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल है। फ्लाई ऐश है उसे प्राइम मटेरियल के रूप में यूज़ किया जा सकता है जो सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि पोर्ड कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट ब्लॉक के अंदर और ब्रिक के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, हमारे ऑप्शन हैं फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते हैं। फ्लाई ऐश एक फाइन पाउडर है जो कि बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है जब हम कोल को पल्वराइज करते हैं, कोल को बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फ्लाई ऐश है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट है। अगर हम उसे किसके कंपेयर में, पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में मार्केट के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। फ्लाई ऐश है उसे रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल के रूप में, क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट है और इसके अंदर लो एम्बॉयड एनर्जी देखने को मिलती है। इसके प्रोडक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। फ्लाई ऐश को रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही कम वाटर की। और पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर किसे पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में देखते हैं हम इसको तो। और ये इजी यूज़ किया जा सकता है, जो ठंडा जो हमारा कोल्ड वेदर होता है उसके अंदर भी इसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखें तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा जगह पे यूज़ भी कर सकते हैं और इससे हम वाटर प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं। ऐसा पहले भी किया जाता था हमारे एंशिएंट टाइम में और आज के टाइम में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में? लास्ट आइस एरिया,
ये एक्सपेंडेड एरिया है ग्रीनलैंड के नॉर्थ कोस्ट से लेकर वेस्टर्न पार्ट ऑफ कैनेडियन आर्कटिक आर्कीपेलगो तक। इसे यूज़ किया जाता है पोलर बियर्स के द्वारा ताकि वो हंट कर सकें सील्स को, और उनसे क्या बना सकते हैं वो, ताकि वो बिल्ड कर सकें डेंस को, मतलब कि ये अपनी गुफाएं बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये मैं बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ये आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट आइस एरिया, और इसको हम देखें तो यहाँ पे ये ग्रीनलैंड है, यहाँ से लेकर आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं। ये कनाडा का पार्ट है, ये इस साइड वाला ये आर्कटिक का लास्ट आइस एरिया है, वो बहुत ही तेज़ी से पिघल रहा है। जो एरिया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था किसके लिए, जो आइस के ऊपर डिपेंडेंट स्पीसीज होती हैं उनके लिए, क्योंकि उनके आसपास का एरिया पहले ही बहुत जल्दी पिघल गया है। लेकिन अब इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी पिघल रहा है। बहुत जो एक्सपेक्टेड टाइम लगाया गया था उससे भी पहले पिघल गया है ये। इसको यूज़ किया जाता था पोलर बियर के द्वारा सील का हंट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, और ये डेंस बनाते थे अपने बच्चों के लिए। पेंगुइन्स हैं वो एक्सक्लूसिवली सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और इनकी भी एक ओनली स्पीसीज़ है। कौन सी? वो है गैलापागोस पेंगुइन, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन पासपोर्ट। ये इनिशिएटिव है बैन करने का अनवैक्सीनेटेड लोगों को किसी भी कंट्री के अंदर से। इसमें से कौन सी कंट्री के बारे में ये बताया गया है, किसने ये रिलीज़ किया है? यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, या फ्रांस ने? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, यूरोपियन यूनियन ने इसे बैन किया है, बाकी सभी लोगों को बंद कर दिया है आना वहाँ पे। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड वैक सर्टिफिकेट, जिसे इन शॉर्ट EUDCC बुला सकते हैं, और सिंपल वर्ड में बोल दें तो ग्रीन पासपोर्ट है ये। इसके अंदर अलाउ किया गया है इंटर यूरोपियन ट्रैवल को। इसके अंदर पैसेंजर्स हैं जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के द्वारा अप्रूव की गई 4 में से 1 वैक्सीन को लिया है, उनको ये अलाउ किया गया है इसके अंदर। और इसके अंदर जो इंडिया में बनी हुई है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। इसकी वजह से इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। इसी वजह से कंसर्न्स बढ़ रही हैं वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर, क्योंकि इसके अंदर माना गया है कि डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। इसके अंदर माना जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के खिलाफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हरित धारा। ये फीड सप्लीमेंट है जिसे ICAR के द्वारा बनाया गया है यूज़ करने के लिए। इसमें से कौन सा काम करने के लिए, कि इसका क्या पर्पज़ रखा गया है ये बताने में। प्रिवेंट करने के लिए, जो माइक्रोबियल डिजीज़ हैं कैटल के अंदर उसको रोकने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन को, प्रमोट करने के लिए डाइजेशन सिस्टम का कैटल के अंदर, या फिर कम करने के लिए, कट डाउन करने के लिए कैटल के अंदर मीथेन एमिशन देखने को मिलता हो। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट, जिसे हरित धारा HD नाम दिया गया है, जो कि कैटल के अंदर से मीथेन एमिशन है उसको 17 से लेकर 20% तक कम कर देगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। HD हरित धारा ये डिक्रीज कर देगा पॉपुलेशन प्रोटोजोआ माइक्रोब्स को रूमेन के अंदर से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, और इसकी वजह से CO2 का मिशन है मीथेन की वजह से वो भी कम देखने को मिलेगा। ये टाइनी रिच प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज से बनाया गया है, जो कि ट्रॉपिकल प्लांट है जिसके अंदर कड़वापन और एस्ट्रीजेंट केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि किसी भी रूमेन के अंदर से प्रोटोजोआ को सप्रेस करने के लिए या फिर हटाने के लिए काम आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी बनेगी लैक्टोज के लिए, मतलब कि जो मिल्क शुगर होती है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और बॉडी का वेट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से फार्मर्स को बेनिफिट होगा। सेट्रोबिलियंथस रिपेंट्स ये रिकॉर्ड किए गए हैं इंडिया के अंदर एक नए प्लांट के रूप में रिकॉर्ड किए गए। इसे कौन से स्टेट के अंदर पाया गया है ये बताया हमें। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मणिपुर। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये रिसेंटली मिला है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक स्पीसीज़ है जो कि इंडिया के अंदर रिकॉर्ड की गई है एक प्लांट के रूप में। ये स्पीसीज़ है, न्यू एडिशन है इंडिया के फ्लोरा के अंदर, जो कि एक ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ की गई है। इसके ऑर्नामेंटल के रूप में डिसाइड किया गया है कि इसे ऐड किया जाएगा। इसने इंडियन टैग को पाया है। इसकी रेपुटेशन है वो इन्वेजिव वीड के ऊपर इंडो पैसिफिक आइसलैंड के अंदर देखने को मिल रही है। इस प्लांट की वजह से कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिला है अभी तक जो इंडिजिनियस फ्लोरा के ऊपर, क्योंकि ये कितने एरिया के अंदर पाया गया, ये भी सिंगल लोकेलिटी पे सिर्फ एक स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया के अंदर पाया गया है,
जिसकी वजह से हमें करंटली कोई भी ऐसा एक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी स्प्रेड को रोका जाए। रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस प्लांट को 2019 के अंदर पाया था अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसके अंदर इसकी जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर्स तक बढ़ सकती है ग्रासी हिल के अंदर। और इसका ये कहाँ पर उगता है, 150 मीटर्स जो सी लेवल है उसके ऊपर। और इसका कल्टीवेशन इंडिया के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज देना है। होप प्रोब ने अपनी पहली इमेज सेंड किया है मार्स के अरोरा की। ये मिशन किस कंट्री के द्वारा भेजा गया था हमें ये बताना है। यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा, यूएसए के द्वारा, जापान के द्वारा, इजराइल के द्वारा। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.